स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को श्रम कल्याण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, श्रम कल्याण या कोई भी अगर भारत से जुड़े हुए यानी कि समाज से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जो आपके समाज को, आपके भारत वर्ष को आगे विकास करे, वो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा के लिए। क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में हैं, जिस जो एग्जाम अभी दे रहे हैं वो क्या है, वो समाज का कल्याण करने के लायक है, तो वही समाज कल्याण करेंगे। इसीलिए वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा अनुमान लगा के आप लोग रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या समाज के कल्याण कर सकते हैं, तो श्रम कल्याण से भी समाज का कल्याण होगा और भारत का विकास होगा। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो श्रम कल्याण बहुत ही सिंपल परिभाषा इसका दिया जा सकता है, परंतु इसका परिभाषा बहुत ही विरल हो सकता है या कोई दे भी नहीं सकता है, ऐसा भी है। तो इसको हम डिटेल में किस तरह से लिखेंगे, तो एक बार दो बार आप लोग देखते रहेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। या एक से ये भी क्वेश्चन आएगा, श्रम कल्याण एवं समाज कल्याण में क्या अंतर है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, श्रम कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक प्रमुख पहलू है। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत से चलाते रहते हैं, उसी में से श्रम कल्याण भी एक पहलू है, यानी कि एक कार्य है ना, जिसका संबंध श्रमिकों की कार्य करने की दशाओं में सुधार करने से एवं उनके लिए आरामदायक जीवन की उचित व्यवस्था करने से है। श्रम कल्याण का अर्थ देश काल एवं परिस्थिति के साथ कैसे होता रहता है, बदलते रहता है। क्योंकि एक जैसा सिचुएशन भी देंगे तो वह श्रम कल्याण नहीं होगा, उसके लिए घातक भी हो सकता है। किसके लिए? श्रमिकों के लिए। तो विस्तृत रूप से श्रम कल्याण से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके श्रमिकों का शारीरिक और बौद्धिक, बुद्धि का भी, नैतिक मतलब उसके समाज में क्या व्यवस्था है, क्या उसको दर्जा मिलना चाहिए, ये भी, और उसका इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक स्थिति, उसके पास पैसा कभी विकास हो सके, ऐसा ही क्या होता है, श्रम कल्याण होता है। ये कार्य चाहे सेवा योजक द्वारा किया जाए, यानी कि ये जो कार्य हैं चाहे आप स्वयं कीजिए, जैसे कि आपके यहाँ अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो आप स्वयं उसको ऐसा ये चारों जो व्यवस्था है आप दीजिए, नहीं तो सरकार तो इसको देगा ही। तो दोनों तरफ से इसको किए जा सकते हैं, चाहे वो सरकार द्वारा, इनका कार्य क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है। ठीक है? तो श्रम कल्याण की परिभाषा क्या हो सकता है, तो श्रम कल्याण एक लोचशील शब्द है जिसका कोई सर्वमान्य यानी कि सर्वमान्य मतलब सभी तरह से मान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि इसके उद्देश्य उन गुणों में भेद पाया जाता है। फिर भी विभिन्न विद्वानों ने श्रम कल्याण के निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार क्या परिभाषित किए हैं, यह है कर्मचारियों के कल्याण का अर्थ इन सेवा एवं सुविधाओं से लगाया जाना चाहिए जो कारखाने के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हो, जिससे इनके कार्य करने वाले श्रमिक अपना कार्य स्वास्थ्यप्रद वातावरण में कर सके तथा उनका स्वास्थ्य बल एवं नैतिक स्तर ऊंचा बना रहे। यह हो गया। फिर है श्री एम ग्राउड के अनुसार क्या है कि श्रम कल्याण कार्य से तात्पर्य यह है कि सेवा योजक द्वारा अपने कारखानों में वर्तमान औद्योगिक प्रणाली एवं रोजगार की दशाओं को सुधारने के लिए किए गए ऐच्छिक प्रयास है। अपने हिसाब से प्रयास किया गया है, उससे क्या होगा, समाज श्रमिक सुधार होगा। सर एडवर्ड पेंटन के अनुसार क्या है कि श्रम कल्याण कार्यों से आशय श्रम के सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली समस्त दशाओं से है। तो मैं पहला सिंपल से बात किया कि किसी भी तरह से श्रम का कल्याण होना चाहिए, ऐसा उपाय कोई भी लगा सकते हैं, परंतु लगाएगा कौन, जिसके यहाँ कार्य करेगा वही ना। अगर वही क्रूर हो तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है? श्रम कल्याण तथा समाज कल्याण में अंतर क्या है, तो देखते हैं। श्रम कल्याण एवं समाज कल्याण को एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों में कुछ मौलिक भेद है। कहने का मतलब, पर्यायवाची कहने का मतलब वही है, सेम टू सेम। इसका पर्यायवाची शब्द आप जैसे याद किए होइएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि दोनों क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो निम्न प्रकार से है। देखते हैं इसका क्या है डिफरेंस। तो देखेंगे, श्रम कल्याण में श्रमिकों एवं सेवा योजकों के बीच सीधा संबंध होता है। श्रम कल्याण में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। समाज कल्याण में समाज एवं कल्याणकारी संस्था में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे बात समझ पा रहे हैं ना, समाज कल्याण के कहने का मतलब समाज में कोई भी स्कूल चाहे कुछ भी बना दे, और श्रम कल्याण मतलब पूरा
हैंडो हैंड, यानी कि आपसे जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो इससे पूरा जुड़ा हुआ है। और ये स्कूल है, इस स्कूल से कोई भी जुड़ सकता है, यानी कि डायरेक्ट ये नहीं है ना, क्योंकि किसी पर्सनल के लिए नहीं ना आ सकते हैं। तो देखते हैं, यह एक वर्ग विशेष है, हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसमें समस्त समाज के हितों के दृष्टिगत रखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्कूल आए, जैसे कि हमको लगा कि हाँ इस गांव में है ना कि शिक्षा का बहुत अभाव है, तो क्या एक पर्सनल व्यक्ति को देख करके बोले? नहीं, उस समाज के सारे बच्चों में से प्रतिशत निकाल करके देखे कि हाँ यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, क्या है, निरक्षर है, इसके लिए स्कूल खोल दिया जाए। तो इस तरह से इसमें समाज का कल्याण होगा, इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का कल्याण होगा। इसी तरह यही अंतर है, इसको दिमाग में रख करके पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना। श्रम कल्याण कार्यों को संबंध श्रमिकों के नैतिक एवं भौतिक कल्याण के लिए किए गए सेवा आयोजकों के अच्छी कार्य से होता है। इसमें कौन सा किसके कार्य से होगा? क्योंकि जिसके यहाँ है, उस जिसको सेवा वो कर रहा है, उसके इच्छा अगर होगा तो उस पर निर्भर करता है कि वो क्या क्या उसको मतलब कि व्यवस्था दे सकता है। परंतु इसमें देखिए, समाज कल्याण कार्यों का संबंध राज्य अथवा सामाजिक कल्याणकारी सेवा से होता है। यानी कि समाज, जैसे कि समाज का सेवा कर दीजिए, यानी कि समाज में अगर कोई बढ़ गया तो उसका नाम हो गया। जैसे कि हमारा राज्य विकास हो गया, कहीं भी हो सकता है, कोनो क्षेत्र में, ये जरूरी नहीं कि आपके गांव में हो, किसी गांव में होगा तो राज्य का विकास हुआ ना। तो इस तरह से है। श्रम कल्याण कार्यों के लिए व्यय करने के लिए सरकार द्वारा सेवा आयोजकों पर दबाव डाला जाता है। समाज कल्याण कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार स्वयं प्रयत्न करती है, परंतु ये किसी अन्य संस्था पर दबाव नहीं डालती, क्योंकि ये स्वयं है वही, है ना। इसमें क्या है, ये किसी जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई मजदूरी करने आया है तो हम क्या उसको मारेंगे, पीटेंगे, तनख्वाह नहीं देंगे? क्या उसका मजदूरी नहीं लेंगे? ये सब व्यवस्था सरकार की है ना कि हाँ उसको व्यवस्था इतना मजदूरी देना है, उसका हक है। तो ये सरकार का प्रेशर है कि हमको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से श्रम कल्याण पर व्यय किया गया धन एक प्रकार का विनियोग होता है, क्योंकि दीर्घकाल में इससे नियुक्त को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु इसमें देखिए, समाज कल्याण पर व्यय किए गए धन से किसी को एक को लाभ नहीं होकर संपूर्ण समाज लाभान्वित होते हैं। इसमें बता तो दिए कि इसमें पर्सनल कोई व्यक्ति है, कार्य करने का है, तो उसको अगर आता है तो उसको पैसा हुआ, परंतु इसमें क्या है, वो पैसा ऐसा ही लगा हुआ है, सबका कल्याण हो रहा है, किसी पर्सनल का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही डिफरेंस था जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। और अपने हिसाब से पॉइंट को बना करके समझने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। श्रम कल्याण का क्या महत्व है? तो औद्योगिक शांति। श्रम कल्याण से औद्योगिक में क्या है, उसमें शांति होगा। श्रम कल्याण कार्य औद्योगिक शांति की स्थापना में सहायक होते हैं। ये कार्य श्रम संबंधों को मधुर बनाए रखते हैं। तो ये भी, इससे अगर क्वेश्चन औद्योगिक शांति में श्रम कल्याण का महत्व है, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो ये सब पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो श्रमिकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि क्या है? तो श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था से श्रमिकों को यह अनुभव होने लगता है कि वे भी उद्योग में हिस्सेदार है, अतः वे कार्य में अधिक रुचि लेने लगते हैं, कुशलता में वृद्धि होने लगती है। श्रम कल्याण कार्यों से श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उनका मानसिक बौद्धिक विकास होता है तथा उनकी चिंताएं कम हो जाती है। अगर विकास कीजिएगा किसी के श्रम में किसी मजदूर पर अगर आप कार्य मतलब उसका विकास के बारे में सोच रहे तो जरूर है वो तन मन धन से आपका कार्य करेगा, सेवा करेगा। तो वही बात है, तो उसको दिमाग में रख करके पॉइंट बनाना है। श्रम कल्याण कार्यों का सामाजिक महत्व है। श्रम कल्याण कार्यों से अनेक सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि कैंटीन की व्यवस्था श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करती है। स्वास्थ्य मनोरंजन से श्रमिकों का चारित्रिक विकास होता है। श्रमिकों को प्रवासी प्रवृत्ति व अनुपस्थिति संबंधी समस्याओं का भी निवारण हो जाता है, जो प्रवासी कर रहे हैं। श्रम कल्याण कार्यों के फलस्वरूप श्रमिकों के रहने के लिए मकान, स्वास्थ्यप्रद एवं पौष्टिक सस्ता भोजन व बीमारी में चिकित्सा सुविधाएं मिलने के कारण उसे वे सपरिवार प्रसन्न रहने लगते हैं। सेवाओं का आकर्षक बनाना। श्रम कल्याण योजनाओं से उस उद्योग की सेवाएं अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती है और उस उद्योग में अस्थायी श्रम शक्ति का विकास हो जाता है। श्रम संगठन की शक्ति क्या है? तो सुसंगठित श्रम संगठन पर्याप्त श्रम कल्याण कार्य कर सकते हैं और श्रम संगठन की सफलता श्रमिकों के वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। अतः भारतीय श्रमिकों को उचित जीवन स्तर के लिए श्रम कल्याण कार्यों का किया जाना बहुत आवश्यक है। श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए श्रम कल्याण कार्यों द्वारा शिक्षा का प्रबंध और प्रशिक्षण की सुविधा के द्वारा श्रमिकों का अधिक शिक्षित व प्रशिक्षित किया जा सकता है।
आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय समृद्धि श्रमिकों की आर्थिक नियोजन के सफल क्रियान्वयन के आधार पर स्तंभ है। उसी समय पूर्ण सहयोग एवं सद्भावना से कार्य करेंगे जब वे ये समझ लेंगे कि उद्योगपति और सरकार दोनों ही उनके वर्तमान तथा भावी जीवन की उन्नत बनाने में कार्यशील है। ये सिंपल सी बात है, तभी तो राष्ट्रीय का विकास होगा। औद्योगिक प्रशासन, श्रम कल्याण औद्योगिक प्रशासन का एक अंग है। अब वह उद्योगपति का एक अंग बन गया है। श्रम वस्त्र अनुसंधान समिति के शब्दों में कार्यक्षमता का उन्नत स्तर केवल उसी समय हो सकता है जबकि श्रमिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं मानसिक दृष्टि से संतुष्ट हो। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल हो सकते हैं जिसके लिए शिक्षा, आवास योजना तथा वस्त्र आदि का उचित प्रबंध हो। भारत में श्रम कल्याण कार्य जो लागू है, देखेंगे भारत में किए गए श्रम कल्याण कार्य को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सरकार द्वारा किए गए कार्य, उद्योगपति द्वारा किए गए कार्य तथा श्रम संघों द्वारा किए गए कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए कार्य, नगर पालिकाओं द्वारा किए गए कार्य, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य, ये सब इसमें सम्मिलित है। केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा किए गए श्रम कल्याण क्या है, तो केंद्रीय और राज्य दोनों मिलकर के श्रम कल्याण के लिए वो क्या किए, तो देखते हैं। सरकार द्वारा निम्न श्रम कल्याण कार्य किए गए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत उद्योगपति को निम्नलिखित सुविधाओं को व्यवस्था करना आवश्यक है। तो साफ एवं ठंडे पानी, टट्टी, पेशाब घर, नहाने व कपड़े धोने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, हर और 150 श्रमिकों के लिए एक फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करना। जिस कारखाने में 200 श्रमिक कार्य करते हो वहाँ एक कैंटीन की व्यवस्था करना। जहाँ पर 150 श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर विश्राम गृह व खाना खाने के लिए एक कैंटीन की व्यवस्था करना। जहाँ पर 50 महिला श्रमिक कार्य करती है वहाँ पर पालनों की व्यवस्था करना। ये सब कौन से कार्य किया है, केंद्रीय और राज्य सरकार ने। खान अधिनियम 1951 के अंतर्गत उद्योगपति को खानों में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस खान में 150 श्रमिक कार्य करते हैं उसमें पीने का पानी व फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करना। जिस खान में महिला श्रमिक कार्य करते हैं उसमें पालनों की व्यवस्था करना। जिन खानों में 500 या इससे अधिक श्रम कार्य करते हैं वहाँ एक डॉक्टर एवं एक एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था करना। खाना खाने व आराम करने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था करना। प्रत्येक खान में जहाँ 150 श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था करना। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं कोई भी अगर संस्था है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप अगर उसको बोलते हैं तो ठीक है ना, तो ये सब व्यवस्था उनको करना ही है। तो देखते हैं। और बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के अंतर्गत बागान मालिकों को निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करना क्या आवश्यक है, तो श्रमिकों को पीने के लिए पानी, चिकित्सा व कैंटीन की व्यवस्था करना। जहां पर महिला श्रमिक कार्य करते हैं वहां पर पालनों की व्यवस्था करना। श्रमिकों के लिए कंबल व सोने की व्यवस्था करना। मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, सबको व्यवस्था करना है उसको। मोटर परिवहन कर्मचारियों अधिनियम 1961, इस अधिनियम में जलपान गृह, विश्राम गृह, नहाने धोने की सुविधाओं, चिकित्सा सहायता आदि कल्याण कार्यों की व्यवस्था शामिल है। विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इस संबंध में अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। अगला है कोयला खान श्रम कल्याण निधि क्या है 1947 में। इस निधि की वार्षिक आय 5 करोड़ रुपये के लगभग है। इस निधि से 3 केंद्रीय चिकित्सालय, 12 प्रादेशिक चिकित्सालय व मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र, 58 मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र, 1 क्षय उपचारालय, 4 क्षय रोग चिकित्सालय, 1 एलोपैथिक औषधालय, 27 आयुर्वेदिक औषधालय और 1 सचल अस्पताल चलाए जा रहे हैं। कोयला खानों के श्रमिकों को और उनके आश्रितों को शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं देने हेतु इस निधि में 58 संस्थाएं, 62 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, 60 महिला कल्याण केंद्र, पुरुषों तथा महिलाओं के 163 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, 4 अवकाश गृह और 3 छात्रावास चल रहे हैं। फंड की सहायता से 69,000 से अधिक घर, 13,072 कम लागत वाले घर तथा 158 बोरैंकें बन चुकी है। अभ्रक खान कल्याण निधि के अंतर्गत क्या है, तो ये सब क्या है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा है। वहाँ पर ऐसे श्रमिकों है जो कहीं नहीं जा सकते, वो परिवार सहित वहीं पर रह रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी है कि नहीं, तो वही व्यवस्था है क्या क्या है सो आप लोग देखते रहेंगे। इस निधि से अभ्रक खानों के श्रमिकों को
चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं जुटाई जाती है। तीसती और कर्मा, काली चेरू और तुलुपुर यानी आंध्र प्रदेश एवं गंगापुर राजस्थान में अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस निधि ने सचल औषधालय चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं तथा छात्रों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाती है। बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के तहत क्या है, तो कारखाना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों में बंदरगाहों में श्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10 राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू की गई है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार और श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी श्रमिकों को कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग देखें किसके लिए है, श्रमिकों के लिए है। अगर इतना कार्य कर रहे हैं तो जरूर श्रमिकों में सुधार होंगे। तो इसमें और भी व्यवस्था टाइट करनी होगी, जिसमें शिक्षा हो गया। जैसे ये लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा होता हो। जहाँ पर हो रहा हो वो कैसा है वो तो देखने के पश्चात ही पता चलेगा, परंतु हम लोग जो सरकार नियम बनाया है उसके अंतर्गत इतने बातों को जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा जल्द ही जल्द। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।